नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पर। पिछले एपिसोड में आपने सुपर टेट गणित का सिलेबस देखा। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पेश है आज का वीडियो संख्या पद्धति। ध्यान दें, वीडियो को अंत तक देखना अनिवार्य है, क्योंकि यदि आए हैं मुकाम पर कुछ लेके जाइए, बदले में लाइक सब्सक्राइब दे के जाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज का एपिसोड संख्या पद्धति। सबसे पहले बात करते हैं संख्या की। तो वे चिन्ह जिनको आम गणना में प्रयोग किया जाता है उनको संख्या कहते हैं। जैसे कि परिभाषा में भी लिखा हुआ है कि आम गणना में प्रयोग होने वाले चिन्हों को संख्या कहते हैं। जैसे कि 0, 1, 2/3, √3/4, √3 आदि, ये सभी संख्या हैं और इनका प्रयोग गणना में प्रयुक्त किया जाता है, तो इन सभी को संख्या कहते हैं। संख्याओं को दो भागों में विभाजित किया गया है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या उन संख्याओं को कहा जाता है जिनको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सके। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपने बचपन में जब क्लासेज में संख्या रेखा में संख्याओं को निरूपित किया होगा, तो जिन संख्याओं को संख्या रेखा में निरूपित किया जा सके उन्हें वास्तविक संख्या कहा जाता है। इनका वर्ग सदैव धनात्मक होता है। जैसे कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/9 आएगा। तो इन सभी का जो स्क्वायर होगा वो सदैव पॉजिटिव आएगा, अर्थात धनात्मक आएगा, अर्थात इन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं काल्पनिक संख्या की। काल्पनिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता। इनको आई के रूप में लिखा जाता है, जहाँ पर जो आई की वैल्यू होती है वो अंडर रूट में -1 होती है। जैसे कि √-2, √-3, इनको 2i या 3i भी लिखा जा सकता है। अब वास्तविक संख्याओं को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q यानी कि फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि √2, √-3 पाई। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, और यदि कोई भी संख्या अंडर रूट के अंदर लिखी हुई है तो वो एक अपरिमेय संख्या होती है। दूसरी बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। तो वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में निरूपित किया जा सकता है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उनको परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ पर q की वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 = अपरिभाषित होता है। आगे बात करेंगे इसके विषय में। तो जैसे कि 1, 2, 3, 5, 4, 7, ये सब परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि 1 को 1/1 के रूप में लिखा जा सकता है, 2 को 2/1 के रूप में लिखा जा सकता है, 3/5 में जो q की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है ही है, 4/7 में q की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। अब यदि यहाँ पर ध्यान देने योग्य कुछ बातों को देखें, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट के विषय में देखा जाए, तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल तथा योगफल सदैव परिमेय संख्या होता है। जैसे कि मान लें कोई परिमेय संख्या है 2 और उसमें कोई दूसरी परिमेय संख्या जोड़ें 3। यहाँ पर 2 और 3 दोनों परिमेय संख्याएं हैं, और इनको यदि जोड़ा जाएगा तो 5 आएगा, जो एक परिमेय संख्या है। इसके अतिरिक्त यदि बात की जाए 2 और 3 का गुणा किया जाए तो 2 × 3, 2 × 3 तो 6 आएगा, और ये भी एक परिमेय संख्या है। 2 भी एक परिमेय संख्या है, 3 भी एक परिमेय संख्या है, और 6 भी एक परिमेय संख्या है। इसके आगे दूसरी फैक्ट वाली बात यह है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अथवा योगफल कभी परिमेय कभी अपरिमेय होता है। यदि √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया जाए, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 प्राप्त होता है। यानी कि एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से, एक अपरिमेय संख्या जो कि √2 है, उसको दूसरी अपरिमेय संख्या यानी कि √2 से मल्टीप्लाई किया गया और 2 प्राप्त हुआ, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पूर्णांक संख्या की। तो यदि पूर्ण संख्या के समुच्चय में प्राकृत संख्या का समुच्चय जोड़ दिया जाए तो पूर्णांक संख्या का समुच्चय बनकर के तैयार होता है। अब सबसे बड़ी बात है कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या कहते किसे हैं। तो प्राकृत संख्या की बात की जाए तो गिनती में जितनी संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, गिनती में यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं प्रयोग की जाती हैं उनको प्राकृत संख्या कहते हैं। और इन्हीं प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में यदि शून्य को जोड़ लिया जाता है,
ध्यान दीजिएगा, शून्य गिनती में प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि इन्हीं प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में यदि शून्य को यानी जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है तो वो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। तो पूर्ण संख्याओं और प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के योग को जो है पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है और प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -4 -3 -2 0 1 2 3 4 ये इंटीजर यानी कि पूर्णांक कहलाते हैं। उसके बाद बात की जाए भिन्न संख्या की, तो जिनको फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त की जाए, यानी कि 2/5 4/5 2/3 a/b के रूप में व्यक्त किया जाए, उनको क्या कहा जाता है? भिन्न संख्या कहा जाता है। पूर्णांक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक जो पॉजिटिव में होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 आप सभी लोग जानते हैं इन्फिनिटी तक जाता है, तो वो धनात्मक पूर्णांक होते हैं। और ऋणात्मक पूर्णांक वे होते हैं जो -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो ये सब ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक, अर्थात शून्य जो है वो एक उदासीन पूर्णांक है। शून्य जो है वो एक उदासीन पूर्णांक है। तो ये हुआ संख्याओं के विषय में कुछ बातें। अब कुछ अन्य बातें कर लेते हैं संख्याओं के विषय में। तो अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि स्वयं से अथवा एक से, अर्थात जो कि खुद से विभाजित हो जाए या फिर एक से विभाजित हो जाए और इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वे सब संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। जैसे कि दो एक अभाज्य संख्या है। दो क्योंकि दो या तो एक से विभाजित होती है या फिर खुद से विभाजित होती है, अर्थात दो से विभाजित होती है, इसके अतिरिक्त कोई किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। इसी के साथ आगे चलें तो 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है, 11 एक अभाज्य संख्या है, 17 एक अभाज्य संख्या है और 19 एक अभाज्य संख्या है। इसके अतिरिक्त अन्य अभाज्य संख्याएं भी हैं। अब बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। तो वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो जाए, एक से विभाजित हो जाए और इसके अतिरिक्त इनका एक अन्य गुणनखंड निकल सके, यानी कि एक अन्य संख्या हो जिससे वे विभाजित हो जाएं, वे सब भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 4 एक से विभाजित हो जाता है, 4 से विभाजित हो जाता है और इसके अतिरिक्त 2 से विभाजित हो जाता है। इसी प्रकार आगे बात की जाए तो 6 एक से, 6 से और इसके अतिरिक्त 2 और 3 से विभाजित हो जाता है। और आगे बात की जाए तो 4 6 8 9 10 12 14 15 और आगे आप जानते हैं कि बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो कि भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के विषय में कुछ फैक्चुअल बातें कर लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक जो है ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या। एक को भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दोनों की श्रेणी में नहीं जोड़ा गया है, ध्यान दीजिएगा। अब 2 की बात करें तो 2 सबसे पहली बात सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है क्योंकि संख्याएं जो है वास्तविक संख्याओं का एक प्रकार है और वो एक से शुरू होता है। एक चूँकि न भाज्य न अभाज्य है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है और इकलौती सम अभाज्य संख्या है। 2 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य संख्या सम संख्या नहीं है। सम संख्याओं के विषय में आप जानते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या कहलाती हैं। तो इकलौती सम अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। आगे बात करें तो सभी सम संख्याएं जो हैं वो भाज्य संख्याएं हैं। 2 के अतिरिक्त सभी सम संख्याएं 4 6 8 4 6 8 10 12 ये सभी सम संख्याएं हैं और ये सभी जो हैं भाज्य संख्याएं हैं 2 को छोड़कर। इसके आगे बात की जाए तो यौगिक संख्या यानी कि भाज्य संख्या सम या विषम दोनों हो सकती हैं। भाज्य संख्या सम की अगर बात की जाए तो एक यौगिक संख्या जो है 4 6 8 ये सम संख्या हो गई जा करके और इसके अतिरिक्त 9 15 21 ये सब विषम भाज्य संख्याएँ हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। बात समझ में नहीं आई होगी। यानी कि जैसे कि उदाहरण दिया गया 4 और 15, तो यदि 4/15 लिखा जाए 4/15 लिखा जाए तो इनका एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं हो सकता, यानी कि इनको
अब इससे ज़्यादा सरलतम अगर भिन्न के रूप में लिखा जाए तो इससे ज़्यादा सरलतम रूप में नहीं लिखा जा सकता। ध्यान दीजिएगा, 4 भी एक भाज्य संख्या है, 15 भी एक भाज्य संख्या है, लेकिन इनका कोई 4/15 को इससे ज़्यादा सरलतम रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो 4 और 15 सह अभाज्य संख्याएँ हैं। इसके अतिरिक्त बात की जाए 9 और 16, 9 और 16 सह अभाज्य संख्याएँ हैं, क्योंकि 9/16 लिखने पर इसको इससे ज़्यादा सरलतम रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसका मतलब क्या है, अगर देसी भाषा में कहा जाए तो इनको और ज़्यादा काटा नहीं जा सकता। ठीक, काट पीट करके बराबर नहीं किया जा सकता, इसलिए ये सह अभाज्य संख्याएँ हैं। अब आगे बात करते हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करते हैं। तो पूर्णकालिक संख्या, हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं अभी तक किसी भी पेपर में, लेकिन ध्यान दीजिएगा पूर्णकालिक संख्या आगे पूछे जाने के चांसेस बन सकते हैं। तो पूर्णकालिक संख्या किसे कहते हैं? यदि संख्या के सभी भाजकों का योग, यदि संख्या के सभी भाजकों का योग दी गई संख्या के बराबर हो तो ऐसी संख्या को पूर्णकालिक संख्या कहते हैं, यानी कि परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे कि 6, 28, 496। अब यदि 6 की बात की जाए तो 6 के जो भाजक हैं वो 1, 2, 3 हैं। ठीक, और 1, 2, 3 का अगर सम किया जाए तो 3, 1 + 2 + 3 तो 3, 2, 5, 1, 6 आएगा, यानी कि इनके सभी भाजकों का योग दी हुई संख्या के बराबर आ रहा है। तो यानी कि ये एक पूर्णकालिक संख्या है। इसी प्रकार 28 भी एक पूर्णकालिक संख्या है। आप लोग चेक करके देखिएगा पूर्णकालिक संख्या है कि नहीं है। 496 भी एक पूर्णकालिक संख्या है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट फैक्ट करने वाली नोट फैक्ट है, जो कि ध्यान दीजिएगा, यदि कोई संख्या पूर्णकालिक संख्या है तो वह स्वयं सहित इसके सभी भाजकों के विलोम का योग हमेशा 2 होता है। बात नहीं समझ में आई होगी, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि 6 के भाजक होते हैं 1, 2, 3, ये तो भाजक हो गए। इसके अतिरिक्त स्वयं सहित लिखा हुआ है, यानी कि 6 को भी ऐड कर लिया हमने। तो 1 का विलोम क्या होगा? 1/1, 2 का विलोम होगा 1/2, 3 का विलोम होगा 1/3 और 6 का विलोम होगा 1/6। अब इन सभी को ऐड करिए तो एलसीएम आ जाएगा 6। 1 को 6 से डिवाइड किया 6 आया, 2 को 6 से डिवाइड किया 3 आया, 2 से 6 को डिवाइड किया 3 आया, 3 से 6 को डिवाइड किया 2 आया और 6 को 6 से डिवाइड किया तो 1 आया। इनको ऐड किया 12 आया और 12/6 2 आता है, यानी कि 6 के सभी भाजकों का योग स्वयं को मिला करके और उनके विलोमों का योग जो होता है वो हमेशा 2 आता है पूर्णकालिक संख्या में। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। यदि कोई संख्या पूर्णकालिक संख्या है तो स्वयं सहित इसके सभी भाजकों के विलोम का योग हमेशा 2 आता है। अब आप लोग काफ़ी ज़्यादा बोर हो गए होंगे, तो एक इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात, ये बात शायद ही आप में से कोई जानता हो। और ध्यान दीजिएगा, चक्रीय संख्या किसे कहते हैं? चक्रीय संख्या बताने से पहले ध्यान दीजिएगा, एक नंबर हमने लिखा हुआ है जैसे में 142857, ऐसा दूसरा नंबर खोजने का प्रयास कीजिएगा। 142857, इस नंबर की खास बात यह है कि इसको चाहे 2 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 3 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 4 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 5 से मल्टीप्लाई करो, इन सब से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर नंबर वही आ रहा है। जैसे कि 2 × 142857 = 285714, जो कि वही नंबर है। आप सीक्वेंस में भी देख सकते हैं, सीक्वेंस भी चेंज नहीं हुआ है। 3 को 142857 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 428578 आएगा, जो कि सीक्वेंस भी चेंज नहीं हुआ, उसी सीक्वेंस में वही नंबर लिख करके आ रहा है। इसी प्रकार 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना। तो इस प्रकार से इन संख्याओं को चक्रीय संख्या कहते हैं। और बात करेंगे चक्रीय संख्या की परिभाषा की, तो यदि n अंकों की ऐसी संख्या, यह n अंकों की ऐसी संख्या होती है जिसे 1 से n तक किसी संख्या को गुणा करने पर उनका गुणनफल उन्हीं n अंकों से बना होता है और ये अंक उसी क्रम में होते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि जैसे कि एक नंबर दिया हुआ 142857, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी उतना ही आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी उतना ही आ रहा है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी उतना ही आएगा और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी उतना ही आएगा। तो ये हुई बात चक्रीय संख्या की। अब बात करते हैं मिश्रित संख्या। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सुपर टेट के नज़रिए से, क्योंकि पिछली बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो यदि किसी संख्या को z को a + ib के रूप में लिखा जाए, जहाँ पर a एक वास्तविक संख्या हो और i एक काल्पनिक संख्या हो। पीछे जो है हम वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या दोनों के विषय में बता चुके हैं। तो a एक वास्तविक संख्या हो और i एक काल्पनिक संख्या हो, तो इन दोनों के योग को
क्या कहा जाता है, मिश्रित संख्याएं कहा जाता है। तो अर्थात मिश्रित संख्या जो होती है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का योग अंतर हो सकती है, ऐसी संख्याओं को मिश्रित संख्या कहते हैं, जैसे कि 4 + 5i, 4 - 5i। फिर बात करते हैं योगात्मक तत्समक की, ये एडिटिव आइडेंटिटी। इसको यदि a + 0 = a, अर्थात बात की जाए तो एक ऐसी संख्या जिसको किसी भी संख्या से जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती हो, उसको क्या कहा जाता है, एडिटिव इन्वर्स एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है, योगात्मक तत्समक कहा जाता है। जैसे कि 0 को 2 से जोड़ेंगे तो 2 ही प्राप्त होगा, 0 को 3 से जोड़ेंगे तो 3 ही प्राप्त होगा। ये योग तो 0 क्या होगा, एक योगात्मक तत्समक है। नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 0 एक योगात्मक तत्समक है। अब बात करते हैं योगात्मक प्रतिलोम की। तो यदि x प्लस दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है -x = 0, यानी कि x - x = 0, तो x तथा -1 एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम है। अर्थात दो संख्याएं जिनका योगफल 0 आता हो वे दो संख्याएं एक दूसरे की योगात्मक प्रतिलोम होती हैं। आगे बात करते हैं गुणात्मक तत्समक की। तो यदि किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, आप लोग जानते हैं। तो 1 को गुणात्मक तत्समक कहा जाता है, यानी कि वह संख्या जिसको किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या प्राप्त हो। जैसे कि 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही प्राप्त होगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही प्राप्त होगा। तो जो 1 है वो एक प्रकार से गुणात्मक तत्समक है। अब गुणात्मक प्रतिलोम की बात की जाए तो दो संख्याएं जिनका गुणनफल 1 प्राप्त होता है उसको गुणात्मक प्रतिलोम कहा जाता है, यानी कि उन दो संख्याओं को गुणात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। जैसे कि a और b को मल्टीप्लाई करने पर 1 प्राप्त होता है, तो a और b एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम हैं। अब हमने कहा था कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, तो इसीलिए कहा था क्योंकि कुछ फैक्चुअल बातें हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और क्वेश्चन मैथमेटिक्स में सवाल पूछे जाते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ बातें पूछ ली जाती हैं। तो बातों से रिलेटेड कुछ टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा और ये इम्पॉर्टेंट साबित होते हैं पेपर में आपके। सबसे पहली बात कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। देखिएगा प्राकृत संख्याओं का जब समुच्चय मैंने बताया था तो वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब लिखा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब लिखा था, उसमें मैंने 0 को ऐड नहीं किया था। और पूर्ण संख्याओं को जब मैंने समुच्चय बताया था तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 बताया था। यहाँ पर तो ध्यान दीजिएगा कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो होल नंबर का समुच्चय है, होल नंबर का जो समुच्चय है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 आता है। होल नंबर का जो समुच्चय है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 आता है, और जो प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है उसमें 0 नहीं आता है, 0 जो है वो नहीं आता है। अर्थात सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। दूसरी बात, यदि 0 से किसी संख्या को भाग दिया जाए, यदि किसी संख्या को 0 से भाग दिया जाए तो जो भागफल है अनंत प्राप्त होता है, यानी कि a/0 = इन्फिनिटी। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई होगी, आप लोग जानते भी होंगे इस बात की। लेकिन यदि 0 को 0 से भाग दिया जाता है, 0 को 0 से भाग दिया जाता है तो भागफल जो है अपरिभाषित प्राप्त होता है, यानी कि उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसको याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि 0/0 = फिर ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, अनंत, अपरिभाषित या फिर 0 या फिर 1, कुछ इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए हैं। तो वहाँ पर आपको अपरिभाषित ऑप्शन चूज करना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, कंफ्यूज मत होइएगा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, मैंने पहले बताया कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये बात तो आप लोग जानते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का गणना में प्रयुक्त होने वाला मान, यानी कि जो 22/7 है, ये एक परिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान कैलकुलेशन में यूज किया जाता है, गणना में प्रयोग किया जाता है, वो एक परिमेय संख्या है। ठीक, रेशनल नंबर है। और आगे बात करते हैं तो परिमेय संख्या का जो दशमलव होता है सदैव अनंत होता है और
अनावर्ती होता है। परिमेय संख्या का जो दशमलव होता है, अपरिमेय संख्या का, क्षमा चाहता हूँ, कि अपरिमेय संख्या का जो दशमलव होता है वो सदैव अनंत होता है और अनावर्ती होता है। जैसे कि √2 का मान आप निकालेंगे तो 1.414 और उसके बाद ये दूर तक चला जाता है, हमको भी नहीं मालूम कहाँ तक जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी अपरिमेय संख्या होंगी √2, √3, √5, √6, ये सभी, इन सभी का अगर आप दशमलव निकालेंगे तो बहुत दूर तक जाएगा। √3 का मान 1.732 होता है। इसके अतिरिक्त तो बाकी सबका मान जो होता है आप लोग कैलकुलेटर से चेक करके देखिएगा, इसका मान सदैव अनंत होता है और अनावर्ती होता है। तो इस प्रकार से आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अध्ययन गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को आप लोग अवश्य ही लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों में, और हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। इसी प्रकार से वीडियोज़ आती रहेंगी। धन्यवाद।